दोस्तों, ये बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है क्योंकि मुझे तकनीक नई बहुत मालूम नहीं है और ये हमारे जनरेशन की भी वजह होगी और कुछ तकनीक के रोज़ बदलने की भी वजह है। सिर्फ अपनी अकल को दोष देने का मतलब नहीं है। तकनीक जिस तरह से तकनीक बदलते जा रही है उसमें उसके साथ चलना भी एक चुनौती है। और मेरा अपना मानना है कि अब जो पत्रकारिता कर रहे हैं या जो करेंगे उनको उस चुनौती से भी वैसे ही निपटना होगा जैसे उनको खबरों के सोर्स, खबरों की जानकारी, खबरों के एंगल की जानकारी, उसके विश्लेषण का तर्क, ये सब चीज़ें समझने पढ़ने की ज़रूरत होती है, संपर्क बनाने की ज़रूरत होती है। तो तकनीक के मामले में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर आपका काम चलना नहीं है। अपनी पत्रकारिता के लिए कहूँ तो हमने करीब 40 साल पहले पत्रकारिता शुरू की। शुरू में दिनमान में और सामयिक वार्ता में, इन सब में चिट्ठियाँ छपी, छोटी छोटी रिपोर्टें छपी। तब तक फिर मैं आ गया उधर से। तो तब तक जनसत्ता, तब एमए हो गया मेरा। 74 आंदोलन के चलते पत्रकारिता की प्रेरणा मुख्य रूप से थी। और एक दौर में जब हम पत्रकारिता में आए तो मैं अकेला नहीं था। मैंने पाया कि मेरे आसपास 74 आंदोलन के लोग और काफ़ी सारे लोग दूसरे जो एक्टिविज़म में किसी न किसी किस्म से थे पत्रकारिता में, वो सब लोग पत्रकारिता में आए। और एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट अपने आप में एक टर्म था जो काफ़ी सम्मानजनक था और लोग मानते थे कि जो एक्टिविज़म में होगा वो थोड़ी बेहतर पत्रकारिता करेगा क्योंकि समाज से उसका रिश्ता थोड़ा अलग होगा। सामान्य पत्रकारों, सिर्फ कैरियर वाले जो लोग हैं उनकी तुलना में एक्टिविस्ट पत्रकारों का मोल मीडिया में भी था, समाज में भी था। लेकिन आज की तारीख में ये एक बड़ा चेंज हुआ है कि एक्टिविस्ट पत्रकार, अगर कोई कहे कि मैं एक्टिविस्ट हूँ कहीं किसी पॉइंट पे, तो उसको आज नियुक्ति मिलने में ही मुश्किल होगी, या अगर जो नियुक्ति दे रहा है उसको पता चले कि ये लड़का या लड़की एक्टिविस्ट है किसी किस्म का, तो वो उसको लेने से बचता है। क्योंकि आज पत्रकारिता में विचार की जगह हाशिए पर आती जा रही है। धीरे धीरे करके वो हाशिए पर चला जा रहा। हमारी पत्रकारिता जनसत्ता से शुरू हुई, फिर उसके बाद हम इंडिया टुडे आए क्योंकि इंडिया टुडे हिंदी में निकालना चाहता था और उस जनसत्ता अच्छा निकलता था, इसलिए उसने लगभग पूरा डेस्क जो अच्छा काम करने वाले लोग थे चुन के उन लोगों को ऑफ़र दिया। और ऑफ़र के बाद हम सब लोग आए इधर। लेकिन थोड़े दिन काम करने में ऊब होने लगी और उस ऊब के चलते एक आध दोस्त वापस जनसत्ता भी आए। एक आध सुधांशु विदेश चले गए, अमेरिका चले गए। वो एक आध आदमी नौकरी में चला गया, सरकारी नौकरी मिली तो उसमें चले गए। छत्तीसगढ़ में अभी अधिकारी हैं। खुद मुझे एक फेलोशिप मिल गया बिरला फाउंडेशन का, तो उस फेलोशिप के सहारे मैंने माइग्रेशन पे काम किया। माइग्रेशन पे 25 साल पहले आज से काम करना अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि कोई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी और एक आध लेख वाला तो मसला था। संडे ने कवर स्टोरी निकाली, किसी ने कुछ निकाली, लेकिन पूरी किताब तैयार करना अपनी जगह। अंग्रेज़ी में भी मुझे नहीं याद है कि मुझे किसी किताब से ज़्यादा मदद मिली। हिंदी में तो अपने यहाँ कोई किताब नहीं थी। 20 साल पूरा होने पे पिछले दिनों मैंने उसको दोबारा उन जगहों को फिर से गया और वहाँ देखा कि स्थितियाँ क्या बदली हैं और सबको समेट के मैंने फिर से वो बिहारी मजदूरों की पीड़ा नाम से किताब लिखी जो राधा कृष्ण से आई है। और अभी तो उसकी ज़रूरत सबको दिखाई दे रही है क्योंकि इस कोविड ने माइग्रेशन के समस्या को ठीक से उजागर किया और ये कितनी गंभीर और कितनी मुश्किल समस्या है इसका भी अंदाज़ा लोगों को हो गया होगा। जहाँ तक उसके बाद की बात है, उसी क्रम में मेरा हिंदुस्तान में संपर्क हुआ और मैं हिंदुस्तान में आ गया। जब हम लोग हिंदुस्तान आए उस समय तक अखबार की इमेज लॉटरी वाले की थी। बिहार में भी उसका एडिशन एक था, पटना अखबार ठीक निकलता था लेकिन उसका एडिट पेज और बाकी चीज़ें फिर वही थी। और शहर में भी सिर्फ वही अखबार पढ़ते थे जो लॉटरी के बिजनेस में लोग थे, जिनको लॉटरी का रिजल्ट देखना था। लॉटरी का रिजल्ट उसी में छपता था एकमात्र उस अखबार में, तो हर लॉटरी की दुकान पे वो अखबार जाता था और उतने ही रह गया। बल्कि जब हम लोग थोड़ा बदलने लगे तो लॉटरी वाले आके धमकाते थे कि अखबार चलता है हमारे नाम से और आप लोग हमारे खिलाफ लिखते हैं। और ये क्रम चलता रहा। अखबार हमने जब शुरू किया था तो मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास दिल्ली का सर्कुलेशन था और इतना ही पटना का सर्कुलेशन होगा।
जब छोड़ा है करीब 10 साल बाद, तो अखबार का सर्कुलेशन करीब 15 लाख था और उसके काफ़ी एडिशन रांची में, बनारस में, लखनऊ में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, ये सारे एडिशन उसके आ गए और अखबार अपने आप में सबसे सीरियस पढ़ाई लिखाई वाला हिंदी का अखबार बन गया था। अचानक मैनेजमेंट और यूनियन का कुछ झगड़ा हुआ, मैनेजमेंट ने सारे पुराने लोगों को बदलना तय कर लिया। उसमें यूनियन एक बहाना बनी, क्योंकि यूनियन को उन्होंने पटाया। असली चीज़ ये थी कि पुराने लोगों को निकालने से किसी मैनेजर ने ये पढ़ा दिया कि वो महंगे लोग हैं, ज़्यादा दिन से काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, नए लड़के आएंगे तो बहुत सस्ते में आ जाएंगे। और करीब 3 गुना नया स्टाफ मैनेजमेंट ने लिया, लेकिन पुराने लगभग सब लोगों को बाहर कर दिया। मेरे सामने बाहर वाला ऑप्शन नहीं था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र था, अच्छा ऑफ़र था। इसके बावजूद मुझे ये अपमानजनक लगा कि जिस ऑफिस में मैंने 10 साल से ज़्यादा इतना समय लगाया और इतने मन से काम किया, अखबार में उसका असर दिखा, वो अखबार इतना निरादर करे। और संयोग से वही एडिटर आ गई थी उस समय तक, जिनसे पहले भी हमारा काफ़ी बढ़िया रिश्ता था। तो ये सब में मुझे लगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, तो मैंने चुपचाप वहाँ से छोड़ दिया। कुछ दिन मैं CSDS में, लोक नीति में, ये जो चुनाव का काम होता है, उस वाली यूनिट के साथ 3 साल था। कुछ दिन जागरण इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर थोड़े दिन अमर उजाला में काम किया। अमर उजाला के काम का अनुभव बहुत ख़राब रहा, क्योंकि 1 साल मैंने काफ़ी मेहनत से काम किया और अखबार ऐसा निकाला जिसकी बहुत धूम थी। बजट के दिन वहाँ जो अखबार निकाला हम लोगों ने, उसकी ऐसी धूम थी कि सचमुच सब लोग ये थे कि हिंदी अखबार ऐसा निकलना चाहिए। लेकिन जैसे वहाँ अतुल जी का स्वर्गवास हुआ कैंसर के चलते, उसके बाद से वहाँ का मैनेजमेंट जो आया, उसका व्यवहार बहुत ही अनप्रोफेशनल था। तो थोड़े दिन में मुझे लगा कि यहाँ रहना और अपमान कराना है, तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद से ABP न्यूज़ से जुड़ा कंसल्टेंट के तौर पे। 14 के बाद से स्थितियाँ जब बदली हैं, जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, और मैं ये अकेला नरेंद्र मोदी जी का नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का अनुभव तो वही है कि चिदम्बरम और मनमोहन सिंह का ही राज था, और उन सब ने सब जान के भी आंख मूंद लिया वहाँ के लिए, हिंदुस्तान वाले प्रोजेक्ट पे। तो चेंज तो सब दिन से हो रहा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही हैं वो इस तरह के चेंज करा रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से चीज़ें और मीडिया में बदली बहुत तेज़ी से, और धीरे धीरे हम लोग ABP न्यूज़ पे भी किनारे होते गए। जो TV कमेंट्री में अच्छा काम शुरू हो गया था, मेरे लिए तो रोज़गार की समस्या उस तरह से नहीं रह गई थी, तो वो भी धीरे धीरे कम हो गया। उसका लाभ लेके मुझे लगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलने और इसका मतलब नहीं है, एक स्वाभाविक चेंज है जो सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने इधर किताबों पे काम किया। मैं चंपारण से हूँ और मेरा परिवार गांधी के आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ। दादा, मेरे पिता, मेरे ताऊ, सब लोग 42 में, बल्कि मेरे परिवार से 7-8 लोग जेल में थे। तो मेरे दादा तो तीनों चारों दफ़े जेल गए जब भी आंदोलन वहाँ हुआ। तो मुझे लगा कि उन स्मृतियों को याद करें और चंपारण की पढ़ाई करें। चंपारण पे काम ढंग से नहीं हुआ है, और मुझे कम्युनिकेशन में काम करने का, खासतौर से मीडिया में रहने के चलते ये लोभ था कि मैं गांधी के कम्युनिकेशन पे काम करूं, क्योंकि गांधी जिस समय चंपारण गए थे, उनको चंपारण का कुछ भी नहीं मालूम था। वो बिहार भी पहले उसके नहीं आए थे, चंपारण भी नहीं आए थे, उनको चंपारण का नक्शा भी नहीं मालूम था, उनको नील क्या होता है, नील की खेती कैसे होती है, इसका कुछ भी पता नहीं था। उनको भोजपुरी का पता नहीं था, जो उस इलाके में लोग बोलते हैं। हिंदी भी मुश्किल से बोल पाते थे, और उनको जो कैथी लिपि जिसमें लैंड के डॉक्यूमेंट थे, उसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। तो गांधी एकदम अनजान जगह पे गए, और गांधी की हालत ये थी कि उनको सचमुच पकड़ के राजकुमार शुक्ल लेके आए थे। और जब गांधी पटना पहुंचे तो राजकुमार शुक्ल और वही 2 लोग थे। राजेंद्र बाबू के यहाँ गए, उनसे भेंट नहीं हुई। उसी रात वो लोग मुजफ्फरपुर आए, तो कृपलानी गांधी के परिचित थे, वो अपने बच्चों को लेके पढ़ाते थे वहाँ कॉलेज में, वो आए थे। तो 8-10 बच्चे थे। फिर जब 3 दिन वहाँ रुक के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करने के बाद गांधी मोतिहारी पहुँचे, तो मोतिहारी में उनके स्वागत में 200 लोग खड़े थे। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब गांधी बेतिया गए, तो 10,000 लोग स्टेशन पे खड़े थे, और ऐसे खड़े थे कि स्टेशन पे ट्रेन को पहले रोकना पड़ा, लाइन खाली करानी पड़ी। तो मेरे लिए ये बड़ी उलझन थी कि गांधी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया। कलेक्टर की रिपोर्ट है वहाँ, 15 दिन पे रिपोर्ट जाती थी, खुफिया रिपोर्ट, उसमें कलेक्टर ने लिखा है कि आज हर घर में सिर्फ गांधी की चर्चा हो रही है। तो मुझे लगा कि इस आदमी ने कम्युनिकेशन में क्या जादू कर दिया
जिससे इतने सारे लोग इसकी तरफ आ गए जो न उसकी बोली समझते थे, न उसको जानते थे, न पहचानते थे। हो सकता है नाम किसी ने पहले सुना हो। तो गांधीयन कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है और मैंने वो काम किया, मुख्य रूप से वही काम किया। और वो प्रयोग चंपारण नाम से ज्ञानपीठ से छपी है, 14 में ही किताब वो छपी। और 17 में गांधी गए थे, तो 1.25 साल। और मेरे दिमाग में जब मैं माइग्रेशन का काम कर रहा था, उस समय भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं चंपारण पे काम करूं। फिर दिमाग में ये अटका रहा कि अच्छा जब 17 आएगा तो 17 में मेरी किताब आएगी और उसी दिन रिलीज होगी और मैं इसको एक न्यूज़ बनाऊंगा। वो कोशिश करता रहा, सौभाग्य से वो काम हुआ, अच्छा काम हुआ और वो रिलीज भी पटना में हुआ उस दिन, जिस दिन सारे देश भर के गांधीयन जुटे हुए थे। बल्कि राजमोहन, गोपाल गांधी, तारा गांधी, ये सब लोग मंच पे थे और उनके साथ वो किताब रिलीज हुई। तो मेरे लिए वो बड़ी खुशी की चीज़ थी। लेकिन उसी पढ़ाई के बाई प्रोडक्ट के तौर पे मैंने 2-1 किताबें और लिखी। उनके सहयोगियों पे एक किताब लिखी, 30 सहयोगियों पे, 10 बाहर से आए लोगों पे, 10 बिहार के लोगों और 10 स्थानीय लोगों पे जो चंपारण के थे। उनके बारे में जो भी जानकारी मुझे दस्तावेज़ों से, सरकारी दस्तावेज़ों से मिली, वो मैंने वहाँ लिखी। और वो किताब अपने आप में वो भी अच्छी बन गई। राजमोहन जी का कहना था कि ये किताब काफ़ी अच्छी बन गई है। और एक रात जिस दिन मैंने उनको दिया, उन्होंने कहा कि लगभग आधी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ मैंने किसी मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ी थी कि गांधी का मूवमेंट हो और वहाँ उनके 10 कौन लोग सहयोगी थे। ये किताब थी। इसी तरह से एक छोटी किताब एनेक्डोट्स पे, जो छोटी छोटी कथाएं थी जो अच्छी खूबसूरत थी, वो किताब प्रकाशन विभाग ने छापी हैं, चंपारण पुराण नाम से छपी। तो मैंने ये जो मीडिया से काम कम हुआ उसका ये लाभ लिया कि इधर पढ़ाई करें और पढ़ लिख के किताबों पे काम करें। अभी फिर मैं गांधी पे ही काम कर रहा हूँ। गांधी पे 2 प्रोजेक्ट पे मन है, अब देखिए कहाँ तक पूरा होता है। और वो किताबें, मेरा अंदाज़ा है कि वो एक किताब तो जल्दी अभी तैयार हो गई है लगभग। कुछ चीज़ें देखनी है जो इस कोविड के चलते मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इसलिए नहीं देख पाया हूँ। कुछ रेफरेंस नए पता लगे हैं, उनको ढूंढ के और देख के फिर मैं वो किताब खत्म करूँगा। तो गांधी की पढ़ाई और गांधी पे, और गांधी ऐसा सागर हैं कि उनमें गोता लगाते जाइए। और गांधी के लिए सौभाग्य ये है, अगर कोई गांधी पढ़ना चाहे तो उसके लिए सौभाग्य की बात ये है कि गांधी का काफ़ी कुछ नेट पे उपलब्ध है। गांधी हेरिटेज पोर्टल नाम से जो एक पोर्टल बना है, उस पे गांधी की सारी पत्रिकाएं, उसके सारे वर्षन, फिर कलेक्टेड वर्क, फिर गांधी पे जितना ओरिजिनल लिखा गया है वो भी, जो सेकेंडरी लिखा गया है वो भी, काफ़ी सारा लिटरेचर वहाँ है। बल्कि ऐसी काफ़ी किताबें हैं जिनका अब एडिशन उपलब्ध नहीं है और उनको आप ढूंढिए तो बहुत मुश्किल होती है। बहुत नई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन गांधी से जुड़ी पत्रिकाएं, गांधीवाद से जुड़ी पत्रिकाएं, ये सब चीज़ें वहाँ रखी है लोगों ने और बहुत मेहनत से वो साइट तैयार हुई। अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उसमें इतनी सामग्री है कि आपकी उम्र काफ़ी उसमें खप जाए और आप ठीक ठाक गांधी के जानकार होकर निकले। तो उसका लाभ मैंने इधर लिया है और इधर मैं गांधी की पढ़ाई कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और अपने मन में है कि कुछ और प्रोजेक्ट इस किस्म के करेंगे। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान छोड़ना या जो पॉलिटिकल चेंज देश में हुआ है वो अच्छा हुआ, क्योंकि जिस उम्र में ये करना चाहिए था वो अब मैं कर पा रहा हूं। ये करने की एक वजह ये भी है कि इस बीच घर के खर्चे कम हो गए, बच्चे दोनों अपना पढ़ लिख के अपना काम करने लगे। तो मैं अब उस तरह से घर का किस्त देना, गाड़ी का किस्त देना, वो उन चीज़ों से निवृत्त हो गया हूँ। तो आराम से अपना जीवन चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं रह गई। ये जो बदलाव हुए हैं इनको लेके असल में चर्चा करनी चाहिए कि पत्रकारिता में जो बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आते ही मैंने कहा कि टेक्निकल दिक्कत हो रही है और 2 दफ़े मैं इसी साइट पे फिसला और अपना लाइव करने लगा जनसुलभ पे आने की जगह, क्योंकि मुझे ठीक मालूम नहीं कौन बटन दबाने से क्या होगा और कैसे होगा। तो पत्रकारिता आज टेक्नोलॉजी के जाने बगैर असंभव सी हो गई है और कंप्यूटर के ही कितने वर्जन आ चुके। जब से हमने शुरू किया था जनसत्ता, कंप्यूटर से ही निकलना शुरू हुआ था। तब एक्सप्रेस निकल रहा था उस हार्ड मैटर पे, लेकिन जनसत्ता कंप्यूटर पे ही शुरू हुआ है। तो तब के 37-38 साल में कंप्यूटर ही कितना बदल गया है
और कंप्यूटर पे पहले ये होता था कि कंप्यूटर में कंपोजिटर निकालेगा, प्रूफ जाएगा, प्रूफ आएगा, करेक्शन लगेगा, फिर उसके बाद प्रूफ रीडर पढ़ेगा, फिर उसके बाद आपको पेज बनेगा, उसका ब्रोमाइड निकलेगा, उसका पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्टर होते थे, फिर उस पेज का प्लेट बनेगा, उसका फ़ोटो खींचा जाएगा, फिर प्लेट बनेगा, फिर उस प्लेट को चढ़ा के रोल पे फिर एक एक तस्वीर बनवाने में बहुत वक्त लगता था। बल्कि जो हार्ड मैटर था, जो एक्सप्रेस वगैरह छपते थे लीड पे, उनके यहाँ तो और मुश्किल था, उनके यहाँ तो ब्लॉक बनाना होता था। तब तस्वीर, बल्कि एक तस्वीर कहीं से, मान लीजिए कि मनमोहन सिंह कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, तो एक तस्वीर आती थी तार से, तो वो तार का फोटो बस इतना ही, उसमें आप समझ सकते हैं कि कोई सरदार जी हैं जिनकी पगड़ी बंधी हुई है, वो मनमोहन सिंह हैं या कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसी का ब्लॉक बनाओ तो थोड़ा कुछ साफ होगा, कभी कुछ दिखाई देगा। आज के तारीख में बटन दबाओ और हज़ारों तस्वीरें आपके पास हाजिर हैं, दुनिया के किसी भी कोने की। तो टेक्नोलॉजी ने काम आसान किया है और टेक्नोलॉजी ने काम काफ़ी बढ़िया किया है, और टेक्नोलॉजी के वजह से चीज़ें बदली हैं मीडिया में सब। आज बल्कि आप देखेंगे कि सारी जितने तरह तरह की मीडिया हैं सब आपस में मिली हुई हैं, और एक बटन दबाते आप उसको टीवी स्क्रीन पे भेज सकते हैं, किसी भी खबर को, किसी भी तस्वीर को। बीच में ये भी हो रहा था टीवी में, अगर एक गलती आ गई तो आपको गलती सुधारने में 10 मिनट लग जाता था। वो कहाँ लिखा जाएगा, फिर उसको कहाँ भेजा जाएगा, फिर वहाँ कहाँ से। जब हम इंडिया टुडे में थे तब भी ये होता था कि रात में हम पेज पढ़ते थे, तो अगर एक गलती छूट गई तो पूरा पेज फिर से बनेगा, फिर वो नया ब्रोमाइड आएगा, फिर वो करेक्शन लगेगा, फिर करेक्शन चेक होगा कि ठीक लग, क्योंकि ये करेक्शन लगते लगते दूसरी गलती आ जाती थी। तो इंडिया टुडे में बल्कि हम आपस में होड़ लगाते थे कि अगर किसी ने गलती छोड़ी तो उसको आइसक्रीम खिलाना पड़ेगा, और 1 घंटा तो कम से कम एक पेज को दोबारा आने में लगता ही था। तब तक हम आइसक्रीम खा आते थे, और जो गलती करता था उसको ये सज़ा हो जाती। ये दोस्त हम आपस में ये करते थे जिससे गलतियाँ कम हो। आज के तारीख में ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। एक हेडिंग पहले फिट कराने में इतनी तकलीफ होती थी, बल्कि पंजाबी में तो 14 पॉइंट से, गुरुमुखी में 14 पॉइंट से ऊपर का फ़ॉन्ट भी अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ तो हेडिंग बनाना, अपने आप में सारी हेडिंग बनाना सरदर्दी थी। एक तस्वीर का, एक कार्टून का, एक स्केच का, सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत मुश्किल था। तो उस हिसाब से कंप्यूटर ने और नई टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत, इसी टीवी ने जो देखा होगा, आज की तारीख में मोबाइल से लाइव कर लेना, हम अपने घर से आपसे बात कर रहे हैं, और वो भी कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी मेरे न मेरे घर में है ना आपके घर में, आप भी अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी ने काम बहुत आसान किया है, लेकिन ये है कि इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर आपको सीखते रहना पड़ेगा। पेस्टर कहाँ चले गए वो पता ही नहीं, पेज मेकर्स कहाँ गायब होते जा रहे हैं अखबारों से, उसका पता नहीं। पहले यही जो टीवी की टीम चलती थी तो साउंड रिकॉर्डिस्ट चलता था, लाइट वाला आदमी चलता था, और दूरदर्शन वगैरह में बहुत नाटक होता था कि रिपोर्टर को प्लेन से भेज दिया, कैमरामैन और लाइटमैन और इन सबको भेजते थे ट्रेन से, तो खबर पे पता लगा रिपोर्टर तो पहुंच गया, उसका कैमरामैन, उसकी यूनिट ही नहीं आई। आज के तारीख में ये सब समस्याएं अब ख़त्म हो गई हैं, और ये नाटक भी ख़त्म हो गए हैं कि आप एक कैमरा उठाने में आपको बहुत इज्जत आपको चली जाएगी। तो अब जो लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको ये भी सीखना पड़ेगा। ये बर्डन काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, क्योंकि आपको खबरों की पर ध्यान रखना होता है, आपको विचारों पे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और हम कहाँ फंस रहे हैं, या जो घटना है वो कहाँ ले जा रही है, उन सब चीज़ों पे आपको लगातार ध्यान रखना हो। ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ें टीवी में या अखबार में थोड़ा भी झूठ नहीं चलता। पत्रकारिता की ये सबसे बड़ी खूबी है कि आप न तो चीज़ों को टाल सकते हैं, आप ये सोचे कि इसको टाल देंगे, कल देख लेंगे, तो वो आप फिर पिट गए। और दूसरा ये है कि कोई चीज़ अच्छी हुई है या बुरी हुई है, तो कुछ जगह, जैसे मान लीजिए भारत वर्ल्ड कप जीत गया, तो ये तो आप धमाधम करिए और उसको चलाइए उस खबर को, और खूब सजा के चलाइए। हार गया तो उसको छुपाइए, ये छोटी चीज़ है। लेकिन आपको विवेक का इस्तेमाल बहुत जगह करना होता है, और जैसे विवेक की अति होने लगती है, जैसे ही आप कोई अति करते हैं किसी भी वजह से, अपनी गलती से या अनप्रोफेशनल वजहों से, किसी दबाव में, किसी पैसे के लोभ में, अगर आप जैसे गलती करते हैं वैसे ही आप पिट जाते हैं। अब आप देखिए टीवी चैनलों को लेके आज इतनी शिकायत आ रही है, यही सुशांत सिंह केस को लेके कि सब लोग चलाए जा रहे हैं, वो खबर उतनी बड़ी नहीं है। कोरोना में रोज़ 70,000 का ग्राफ आने लगा है,
इतने लाख लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, 50,000 से ऊपर मरने वालों की फिगर चली, बाढ़ की क्या दुर्गति है, और रोज़ खबरें कुछ ना कुछ आ रही हैं बड़ी, लेकिन सब सुशांत सिंह पर लगे हुए हैं। तो जैसे ही इम्बैलेंस होगा वैसे ही आपकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है, और इसी से समाज में आपकी इज्जत बढ़ती घटती है। इन सब के बाद मैं ये तब भी ये कहूँगा कि आज मीडिया की रीच जब मैंने शुरू किया था उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा हो चुकी है, और मीडिया की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तब जब 77 का चुनाव मुझे याद है, 80 का चुनाव याद है, आपको भी याद होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को, गांव में एक आदमी, गांव का प्रधान या कोई सम्मान वाला आदमी अगर खड़ा हो गया और उसने खड़ा होकर कहना शुरू कर दिया कि इस पार्टी को वोट दे देना है, तो आम तौर पे गांव उसी तरह वोट दे देता था। बहुत थोड़े से लोग थे जो चुपचाप, वो भी मुंह छुपा के जाके दूसरे को वोट देंगे, अदरवाइज सारा गांव एक तरफ वोट हो जाता था। और नेता भी गांव के गांव ही पलटते थे कि ये हमारी तरफ गांव आ गया, वो उधर चला गया। आज की तारीख में परिवारों के अंदर पति पत्नी बच्चे एक ही जगह वोट दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, न कोई, क्योंकि हर आदमी इतना इन्फॉर्म्ड हो गया है, गांव का हर आदमी, वार्ड का में क्या गड़बड़ हो रही है ये बताने के लिए आपको कहीं से माइक लगा के घूमने की ज़रूरत नहीं है। गांव के हर आदमी को खबर है, और उसमें मीडिया का ये जो फॉर्म अभी नया नया रोज आ रहा है, ये सब उसके जिम्मेवार है, अखबार जिम्मेवार है। अखबारों के एडिशन आप देखेंगे तो हैरानी होगी कि एक ब्लॉक के लेवल पे, एक सब डिवीज़न के लेवल पे 5-5 पेज की खबरें रोज़ आ रही हैं लोकलाइजेशन के नाम पे। अखबारों ने लोकलाइजेशन में बहुत काम किया है, और अखबारों ने एडिट पेज पे काम किया था एक दौर में। आज के एडिट पेज पे मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं, और मीडिया की पूछ, सोसाइटी में जिन चीज़ों की पूछ ज़्यादा बढ़ी है, जिस पे लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है, वो मीडिया है। जुडिशरी एक ज़माने में था, उससे पहले पार्लियामेंट था कि जो चीज़ पार्लियामेंट उठ गई, अरे बाप रे बाप, पार्लियामेंट में ये मसला उठ गया, तो लोहिया वगैरह ने पार्लियामेंट में धूम मचा दी मुल्क की मुश्किलों को लेके। तो आज पार्लियामेंट में कोई नया मसला नहीं उठता। जुडिशरी में लोग जाते हैं, लेकिन जुडिशरी की तुलना में भी मीडिया में ज़्यादा जाते हैं, और मीडिया में खबरें कहीं ना कहीं से, इधर से उधर से, कोई कितना भी कुछ करे, खबर आ ही जाती है। सोशल मीडिया पे आ जाती है, टीवी पे आ जाती है, रेडियो पे आ जाती है, अखबारों में आती है, और सब एक दूसरे से अब लिंक्ड हैं। जैसे वहाँ खबर आई, आप अगर टीवी चैनलों के ऑफिस का थोड़ा भी अंदाज़ा होगा, तो वहाँ तो सचमुच शोर मचना शुरू होता, अरे तो लोग क्यों सोया हुआ है, देखो वहाँ ये खबर चल गई, अरे ये खबर आ गई, तुम लोग को खबर नहीं। वो बेचारे रिपोर्टर की शामत की, तू कहाँ है, अब तक तो वहाँ तस्वीर पहुँच गई है। तो कोई भी खबर हो आज की तारीख छूटती नहीं, और छूटने ही का मसला नहीं है, उसका हर पक्ष करीब करीब जहाँ तहाँ से हर चीज़ आ जा रही है। तो इसलिए मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मीडिया की ताकत बढ़ी है तो मीडिया की स्क्रूटनी भी बढ़ी है। मीडिया गलत क्या कर रहा है, सही क्या कर रहा है, इस पर सबकी नज़र है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे शुरुआत के दौर से और आज के दौर में इस मामले में मीडिया की ग्रेडिंग नीचे हुई है। खबर देने में और सूचनाओं को देने में तो ग्रेडिंग ऊपर गई है, लेकिन विश्वसनीयता तब से कम हुई है। और विश्वसनीयता कम होने की दो वजहें मेरी समझ में आती हैं। एक वजह तो बड़ी ये है कि पावर प्ले में अगर मीडिया हिस्सा लेने लगा है, और पावर प्ले में इसलिए कि वो जो कहता है उसका पावर पे असर होता है, हाईएस्ट लेवल पे असर होता है। आज नरेंद्र मोदी सबसे मुल्क में ताकतवर आदमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्हीं को झेलना पड़ता है। कल मनमोहन सिंह को ये झेलना पड़ता था, परसों कोई और आएगा तो उसको भी ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा, तो अगर पावर के डिस्कोर्स में मीडिया है और उसका असर हो रहा है, एक गलती वहाँ, प्रधानमंत्री अपने बोलते हुए बहकते हैं बहुत, और वो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं समझ में आता है। कि गुरु नानक और कबीर की बातचीत हो रही थी, अब ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तक्षशिला का चाणक्य जो है वो उन्होंने पाटलिपुत्र बता दिया। अब इससे कोई वो न इतिहास नया लिख रहे हैं, वो एक तरह का बहकना भर है। तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, आप देखिए मीडिया में किस किस्म से क्रिटिसिज्म शुरू होता है, और फिर उनको ये शर्मिंदगी होती है, उनको ये परेशानी होती है, उनकी पार्टी को परेशानी होती है। और हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो आज मीडिया का क्या एक रोल ये है कि पावर डिस्कोर्स का वो हिस्सा हो गई, तो इसलिए पावर में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत मजबूती से हर तरह से मैनेज करने की कोशिश हो रही है। इसमें हो सकता है कि भाजपा और संघ परिवार थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हैं,
तो वो ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से ये काम करते हैं, कांग्रेसी थोड़ा लद्दर ढंग से काम करते हैं। मुलायम सिंह, मायावती, लालू यादव को इसका बहुत ज़्यादा महत्व। लालू यादव को ये तो मालूम था कि कुछ मजाकिया कुछ करेंगे तो टीवी में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन टीवी की ताकत क्या है और उसका क्या लाभ घाटा है ये लालू यादव को बहुत ज़्यादा आता नहीं था। मायावती को कुछ भी नहीं आता अभी भी मीडिया की ताकत का, मैं कहूँगा। तो इसलिए वो लोग इसके मैनेजमेंट में अलग किस्म की कोशिश करते हैं, कई बार सख्ती करते हैं, कई बार घूस देते हैं, कई बार कुछ और चीज़ें करते होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें कि मीडिया ढंग से मैनेज हो, खबरों में, इशूज़ में, किसको दबाना है, किसको उठाना है, किसके लिए क्या सामग्री भेज देनी है मीडिया में कि वो अपने आप वहाँ पहुँचे और उसके बाद बवाल मच जाए, ये सब चीज़ें उनको आती नहीं है। तो कम्युनिस्टों को ये मैं कहूँगा कि आती हैं। आज कम्युनिस्ट ताकत में नहीं है, लेकिन कम्युनिस्टों को ये चीज़ें आती हैं। ये संघ परिवार को आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो पावर डिस्कोर्स में अगर मीडिया आई है तो उसमें इस किस्म के इन्फिल्ट्रेशन, पूरा अमित मालवीय की टीम लगातार लगी हुई है कि किस तरह से चीज़ों को इफेक्ट करेंगे, कराएंगे सोशल मीडिया पे, फिर यहाँ से चीज़ें उधर पहुँचती हैं। तो ये कोशिश मीडिया में अपनी जो फिल्टर अपना होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को छन्नी करके पावर के से रिश्ता रखे बगैर ये मीडिया काम नहीं कर सकती। 3 चीज़ों से मैं मानता हूँ कि ये काम मीडिया, बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में सहायक होती हैं, लेकिन पावर, पैसा और टेक्नोलॉजी, इन 3 चीज़ों के बगैर मीडिया काम नहीं कर सकती। ये एक तरह के उसके अनिवार्य अंग हैं। जैन ऋषियों ने ये कहा है कि इंद्रियों पे जीत हासिल करनी चाहिए। इंद्रियों के बगैर जीवन नहीं चलता, लेकिन इंद्रियों के वश में अगर हो जाइएगा तो भी जीवन अच्छा नहीं चलता। इसलिए इंद्रियों पे जीत हासिल करनी चाहिए। तो पत्रकारिता में भी ये ज़रूरी है कि जिन इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का असर हम पे कम से कम हो। प्रधानमंत्री से अगर हमारी दोस्ती होगी, राष्ट्रपति से दोस्ती होगी तो हमको खबर मिलेगी। गांव के प्रधान के पास गांव की सबसे ज़्यादा खबर होगी, तो अगर उससे दोस्ती होगी तो हमको वहाँ से खबर मिलेगी। यही हाल टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता चुका कि टेक्नोलॉजी की कितनी महत्ता है। ठीक यही हाल पैसे का भी है। काफ़ी सारा काम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतने आने, इतना रीच बनाना, ये बगैर पैसे के पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें मीडिया की बड़ी ज़रूरत हैं, लेकिन इनमें से किसी के चक्कर में ज़्यादा पड़ना, पत्रकार एक कैरियरिस्ट हो जाए अगर, तो वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कैरियरिस्ट पत्रकार हो गया तो वो फिर सारे कुकर्म करता है। अभी भी जो हमारे मीडिया में ज़्यादा गड़बड़ हुई है, ये मैं मानता हूँ कि सरकार तो गड़बड़ कराती ही है, लेकिन मीडिया में कैरियरिस्ट लोगों की बिरादरी काफ़ी बड़ी हो गई है। और इस बिरादरी के बीमारी के 2-3 लक्षण हैं जो मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। और जैसे आप तुलना करेंगे कि अजीत भट्टाचार्य जी, बीजी वर्गीज, ये जो उससे पहले के जनरेशन के लोग हैं, उनमें से किसी ने ये धंधा नहीं किया। पूरा जीवन उन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता की, और बाद में जो मुश्किलें हुई, मैं तो जानता हूँ कई सीनियर लोगों को जिनको सचमुच आर्थिक तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने कोई इधर उधर नहीं किया। लेकिन ये जो पावर और टेक्नोलॉजी और पूंजी से मेल वाला दौर है, इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो चालू किस्म के पत्रकार हैं, उन्होंने अपना चैनल शुरू कर लिया, उन्होंने अब कुछ नहीं तो यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, उन्होंने ब्लॉग बनाए, उसका कोशिश की, उन्होंने अखबार खरीद लिए। बड़े ईमानदार मानने वाले 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने अखबार ले लिया पूरा। कहाँ से इतनी पूंजी आई ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक तो ये हुआ है। जो ये नहीं कर सकता वो पता लगा राज्यसभा के चक्कर में है, वो विधान परिषद के चक्कर में है, वो लोकसभा की टिकट के चक्कर में है, और कुछ नहीं तो वो मंत्रियों के साथ लग जाते हैं, उनका PR देखना शुरू कर देते हैं, उनके इंफॉर्मेशन एडवाइज़र बन जाते हैं, मीडिया एडवाइज़र बन जाते हैं। तो पावर से इस किस्म का रिश्ता रखना ये पत्रकारिता के लिए शर्मनाक चीज़ है। अपने मीडिया में ये काम, और ये कोशिश असल में पत्रकारों की तरफ से तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो पत्रकार ही ये कोशिश करें कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, लेकिन ये कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए, ये पूंजी वाले को भी करनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी वाले को भी करनी चाहिए। सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो लेबर लॉ हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हैं, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी भाई ने बंद करा दिया। 13 कानून, लेबर के कानून ख़त्म कर दिए, और अभी भी कई जगह ये कोशिश, इस कोरोना पीरियड में लेबर कानून ख़त्म करने का और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से क्या दिक्कत हो रही है सरकार को।
और जो 6 घंटे की ड्यूटी थी हमारे यहाँ, अभी मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कई जगह, तो बच्चों को बोलता हूँ या नए लोगों को टीवी चैनलों में कभी बोलता हूँ कि 6 घंटे की ड्यूटी है, तो उनको हैरानी होती है कि 6 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, क्योंकि ड्यूटी आवर का मतलब 12 घंटे, 10 घंटे से कम आज के तारीख में कुछ भी नहीं। तो 12-10 घंटे जो देता होगा मीडिया हाउस में, उसको परिवार भी है, उसको पढ़ना लिखना भी है, उसको नई चीज़ें देखना भी है, उसको समाज में भी रहना है, तो इन सब चीज़ों से वो कट जाता है। तो लेबर लॉ, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, जो पेमेंट के नियम हैं, वो अभी भी सब पूरा का पूरा टीवी इंडस्ट्री खुद को मीडिया का दावा तो करता है, लेकिन वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में आया ही नहीं है, वो मीडिया की परिभाषा ही में नहीं आया है अभी, क्योंकि वो सब प्रिंट का मामला भर खाली वहाँ रह गया है, वो अभी इसमें कहीं वो गिनती। और आज के तारीख में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बहुत कम जगह लागू है, और उसी कंसर्न में 90% स्टाफ बाहर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया है, और 10% लोग भी, 10% भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, उससे कम ही लोग परमानेंट रह गए। तो ये सब व्यवस्थाएं, एक तो यूनियनाइजेशन उनका होना चाहिए अच्छा, और खुद उनको ये चेतना होनी चाहिए पत्रकारों को, दूसरा सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए, जुडिशरी को भी ये कोशिश करनी चाहिए। जुडिशरी जो ये बकवास एक पर एक रोज करता है, उसके यहाँ से जो बकवास आती है, उसको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, उसको ये कोविड और माइग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब सब मजदूर मरने लगे तब जाके उसने इंटरटेन ही नहीं किया। प्रशांत भूषण का केस रोज रोज सुन के फैसला देने में लगा हुआ है। कश्मीर का केस साल भर से कोई एक भी उस पर कोई हियरिंग ही नहीं, कोई डेट ही नहीं पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें, जो भी संस्थाएं हैं डेमोक्रेसी की, अगर मीडिया ख़त्म होगा तो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर असर पड़ेगा, डेमोक्रेसी पर असर पड़ेगा। तो सबको एक दूसरे की रखवाली करनी होगी और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, इसकी ज़रूरत है। इसके बगैर मीडिया चलना नहीं है। जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें और हैं जिनकी चर्चा करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से हिंदी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। सारे हिंदी चैनलों पे, टीवी में मैं देखता हूँ कि अंग्रेज़ी के पत्रकारों का दबदबा वहाँ धीरे धीरे बन गया। अब नए बच्चे आए हैं, उनके यहाँ हिंदी अंग्रेज़ी का भेद नहीं है, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ी जो ज़्यादा जानता है उसकी ज़्यादा पूछ है। अभी भी हिंदी मीडिया जो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ी हुई है और आगे निकली है, यही 78 के बाद का फेज है, जब हिंदी मीडिया, पहले टॉप 10 अखबारों में हिंदी का एक अखबार नहीं होता था। आज के तारीख में टॉप 10 में अंग्रेज़ी का एक अखबार मुश्किल से आता है, बाकी 9 भाषाई अखबार हैं, जिसमें 4-5 हिंदी वाले हैं। जो पढ़ने लिखने वालों का रेशियो जो है, आबादी का जो रेशियो, उस हिसाब से एकदम ठीक है। तो इस चेंज को धीरे धीरे अंग्रेज़ी के हवाले आज के जो लीडर हैं हिंदी पत्रकारिता के, वो करते जा रहे हैं। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर किसी को देखना हो तो हिंदी अखबारों का एडिट पेज देखिए। 3-4 एडिट पेज के बारे में, 3-4 अखबारों के एडिट पेज के बारे में मैं भरोसे से कह सकता हूं कि 2 या 3 लोग ही हैं जो रोज़ कहीं से नेट से कोई सामग्री खोज के, किसी से फ़ोन पे कुछ बात करके, बड़ा नाम होना चाहिए और संपादकों को इससे कोई मतलब। संपादक रोज़ लिखेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए, सफाई तो ज़रूर होनी चाहिए, कोविड होना। अरे खाली नीति उपदेश देने के लिए तुम नहीं हो। जो समाज में हो रहा है उसको देखो, उस पर येस नो बोलो कि ये अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। सरकारी फैसले, जो नीतियां बन रही हैं वो अच्छी हो रही हैं कि गलत हो रही हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है। तो ये येस नो करना होता है और वो बड़े हिम्मत की बात है। आपको उसी, अभी मैं माइग्रेशन के इस पे पढ़ रहा था, बिहार का अखबार एक बहुत सीरियस होकर देख रहा था, क्योंकि मुझे इच्छा हो रही थी कि माइग्रेशन पे लिखूं, इस क्राइसिस पे। तो वो बिहार का लीडिंग अखबार अपने को क्लेम करता है और उसके पहले पन्ने पे पूरे 90 दिन में, जो मैंने 90 दिन के अखबार पढ़े, उसमें सिर्फ एक दिन माइग्रेंट्स के मुश्किल का जिक्र है। सिर्फ एक कहानी है उसमें कि माइग्रेंट कितने मुश्किल से वहाँ आया है। अदरवाइज रोज वहाँ सरकार का बयान छप रहा है कि ये दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है, ये राशन दे दिया, ये टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो गई। बिहार में क्या टेस्टिंग है अब दिखाई दे रहा है, बिहार में कितनी फैसिलिटी है वो अब दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ का लीडिंग अखबार होने का क्लेम करने वाला जो दैनिक है, उसके पहले पन्ने पे सिर्फ 90 दिन में एक दिन मैंने नेगेटिव खबर देखी, बाकी सारी पॉजिटिव खबरें हैं सरकार के लिए। और नेगेटिव खबर अगर कहीं है भी तो वो कहीं पीछे छपी हुई है, छुपा के छापी गई है कि किसी की नज़र न पड़े।
तो इस और माइग्रेशन में बिहार का क्या हालत है, और इस कोविड क्राइसिस में बिहारी माइग्रेंट्स का की क्या दुर्गति हुई है, हम सब ने देखा है। यूपी वालों का भी वही हुआ, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान वालों का भी वही हुआ है, कोई उससे बहुत फर्क नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है और उसके लीडिंग अखबार की यह हालत है। और ये अपनी पढ़ाई से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं देखूँ कि किस किस्म से रिपोर्टिंग हो रही है और क्या क्या घटनाएं। कहीं कोई इस तरह का, तो इस तरह से अगर पत्रकारिता होगी कि आप एडिट पेज पे कुछ बस बड़ा नाम, और भाई लोग ऐसे हैं ये दोनों तीनों जो मैं कह रहा हूँ कलाकार, कहीं कि ट्रंप का लेख अगर संपादक बोल दे, या वो बोल देगा कि सर आज ट्रंप का एक लेख है, आप लेंगे क्या, संपादक को लगेगा अरे ट्रंप का लेख छाप देंगे तो उसके बाद हमको कौन टोकने वाला है। उनको सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके रीडर को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए। तो हिंदी पत्रकारिता में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। अंग्रेजी की घुसपैठ एक बात है, और ये घुसपैठ एक उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी है जिसको रोकना चाहिए तुरंत। जो तीसरी चीज़ हुई है हिंदी पत्रकारिता में, अंग्रेजी में भी हुई है, हिंदी में और ज़्यादा हुई है, वो ये है कि ये जो लेबर लॉ और इन सब का कोई भरोसा नहीं रह गया है रिपोर्टरों को और पत्रकारों को। तो वो कोई भी ऐसी खबर जिसमें उसको नौकरी पे कहीं से आँच आ सकती है, कोई नेता फ़ोन कर सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फ़ोन कर सकता है, कोई मालिक का दोस्त है, कोई संपादक का दोस्त है, ऐसी सारी खबरों से वो बचता है। मैंने तो रिपोर्टिंग नहीं की लाइफ में कभी, मैं एडिटर और डेस्क पे ज़्यादा काम करता रहा, तो मुझे कई बार अपने ब्यूरो के लोगों से मैं पूछूं कि वो फलां खबर वहाँ दिख रही है, अपने यहाँ क्यों नहीं। वो तीन चीज़ें और आगे की बता देगा, क्योंकि हिंदी में अच्छे रिपोर्टरों की कमी नहीं है, ईमानदार रिपोर्टरों की कमी नहीं। अरे तुमने लिखा क्यों नहीं भाई, जब ये जान रहे थे तो ये कल खबर लिखनी थी। अरे उसमें ये हो गया, कुछ ना कुछ बहाना करके वो दाएं बाएं निकल जाएगा। वो डरता है कि अगर लिखेंगे तो नौकरी चली जाएगी, मालिक पे दबाव आएगा, बीट बदल दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब ऐसे हथियार संपादक इस्तेमाल करने लगे हैं, और संपादक इतने अनप्रोफेशनल बने, या तो मालिक संपादक है या अनप्रोफेशनल संपादक बने हैं आज के तारीख में। प्रोफेशनल वजह से अंग्रेजी सब गिरावट के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी के संपादक प्रोफेशनल हैं। अंग्रेजी में रिपोर्टर अभी भी रिस्क लेके लिखता है। उसकी एक वजह उसकी आर्थिक हालत भी हो सकती है कि वो बड़े बाप का बेटा है, तो उसको लगता है कि बेरोजगारी होगी तो कुछ दिन हम झेल लेंगे। हिंदी का रिपोर्टर अगर सोचता है कि बेरोजगारी हुई तो मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे, तो वो एक फ़र्क है। लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, किसी की पोस्टिंग कैसे होगी, किसी का प्रमोशन कैसे होगा, ये कायदे कानून बने हुए हैं अखबारों में, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है, और उनका पालन कराने में किसी की रुचि नहीं है। सरकार की रुचि भी यही है कि जो रिपोर्टर हमारे खिलाफ लिखे उसकी तो ऐसी तैसी करा दो, चाहे जो भी हो जाए। और ये दिल्ली की सरकार को भी है, ये पटना की सरकार को भी है, ये लखनऊ की सरकार को भी है, और अब के तारीख में तो कलेक्टरों को भी है कि एक कलेक्टर पहलवान अगर ऐसा आ गया तो वो अपने ज़िले के सारे पत्रकारों को मैनेज करके रखता है। और मालिकों को जब ये हो जाता है कि ऊपर ही पैसा देने में दिक्कत होती है, तो वो कलेक्टर, वो जो ब्लॉक का रिपोर्टर है, पंचायत का रिपोर्टर है, जिले का रिपोर्टर है, उसको तो कुछ पैसा ही नहीं, टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसको पैसा देने को तैयार नहीं है। वो कुछ भी उसको पेमेंट करे, वो ऐसे बिना पैसे के कोई काम कर ले, उसको ये ख़त्म करा दे तो सब कर लेंगे, लेकिन उसको पेमेंट ठीक से दे दें और भरपूर दें जिससे वो बेईमान ना हो। वो जिससे बेईमानी कर ले, जिससे दलाली कर ले, बल्कि अब तो स्ट्रिंगर्स की नियुक्ति का ये फॉर्मूला बन गया है कि तुम हमको इतना रेवेन्यू ला के दो, चाहे वो विज्ञापन का रेवेन्यू हो, सर्कुलेशन का रेवेन्यू हो, जिस किसी तरह से भी ले आओ, और तुमको जो लेना देना है वो अपना कर लो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम तुमको एक कार्ड दे देंगे, तुमको एक माइक आईडी दे देंगे, तुम इतना करके ला दो। चुनाव वसूली का सबसे बढ़िया मौसम हो गया है कि जैसे चुनाव आता है वैसे सब अखबारों के रिपोर्टर स्ट्रिंगर जो हैं वो वसूली में लग जाते हैं। वो पन्ना बिकने लगता है, वो जगह इतने कॉलम खबर आपको लेना है, जो मन करे लिखवा लीजिए, और वो पन्ना बल्कि पास होता है पार्टियों के ऑफिस से और सरकारों के ऑफिस से। ये डेली अखबारों का भी ये किस्सा मैं सुनता हूँ कई राज्यों में कि वहाँ पहला पेज शासन का कोई ना कोई आदमी है उसको दिखाया जाता है, या रिपोर्टरों में कोई ऐसा दलाल बैठा हुआ है जो ये सब पेज पास करता है। तो और जिलों के लेवल पे तो ये काम इतना धड़ल्ले से शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं सुधरेंगी, पत्रकारिता नहीं सुधरने वाली है।
एक हल्की चर्चा मैं अपने एक किताब की करके और फिर ये चर्चा ख़त्म करना चाहूँगा। चंपारण वाली पढ़ाई के दौरान ही मैंने जब काफ़ी पढ़ाई लिखाई की तो मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि गांधी ने चंपारण रहते हुए क्या क्या किया, ये मुझे काफ़ी कुछ मालूम हो गया है। हालांकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन उस समय ये लगने लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, तो मैं गांधी की रोज़ की डायरी लिख सकता हूँ। मैंने बीबीसी से ये संपर्क किया कि ये लिखना चाहता हूँ। शुरू में हाँ ना हुआ, उनकी भी मजबूरी है, उनका फॉर्मेट इस किस्म की चीज़ों को चलाने का बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये चलता रहा। लेकिन मैंने लिखना शुरू कर दी। प्रभात खबर ने कुछ दिन इसको छापा, और सरकारी सेलिब्रेशन का शोर जैसे ख़त्म हुआ वैसे ऐसी स्टोरीज की पूछ कम हुई, तो वहाँ भी ये रुक गया। लेकिन मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो मैंने लिखा। गांधी करीब 175 दिन चंपारण में थे और ये 175 दिन की डायरी है। लगभग रोज़ की घटनाएं हैं। किसी दिन की ज़्यादा घटनाएं पता हैं और मान लीजिए अगले दिन की नहीं पता हैं, तो मैंने थोड़ा ये तो शिफ्ट किया है कि कल ये हुआ ये करके, और गांधी की ज़ुबान में लिखी हुई है। और कोशिश मैंने की है कि उनकी भाषा भी पकड़ूं, उनकी शैली भी पकड़ूं, उनके सोच को भी पकड़ने की कोशिश करूं। घटनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन वो गांधी बन के लिखना एक तरह की चुनौती थी, काफ़ी बड़ी चुनौती थी। और मैंने इतना चंपारण पे लिखा। सबसे ज़्यादा संतोष मुझे इस किताब को देख के हुआ, और मुझे सचमुच इस चीज़ का बहुत अफसोस है, अभी भी 3-4 साल बीत गया, कि बिहार सरकार के आयोजन में मेरी किताबों का विमोचन हुआ। बिहार सरकार ने इतना धूम मचाया गांधी और चंपारण का, लेकिन मेरे ख्याल ये किताब के समय तो मैं गया नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने पाला बदल लिया था, तो इसके विमोचन में मैं नहीं गया था। इसका विमोचन भी पटना में हुआ और नीतीश जी ने किया, और चंपारण पे 2-3 और किताबों के साथ इसका विमोचन हुआ। लेकिन मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से बिहार सरकार ने चंपारण पे एक भी किताब की खरीद नहीं की है। किसी इंडिविजुअल ने खरीद लिया हो, किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने, तो वो निजी खरीद होगी। सरकारी खरीद मेरी जानकारी में एक भी कॉपी की नहीं हुई है। और आप होटल मांगिए, आप हवाई जहाज़ मांगिए, गाड़ियाँ मांगिए, हमारे साथ गए लोग गाड़ी लेके कहाँ कहाँ बिहार में टहलते रहे, कितने दिन टहलते रहे, कहाँ कितने दिन होटल रखा, क्या क्या किया, उन सब कहानियों में नहीं जाऊँगा। तो ये सब करने के लिए अधिकारियों के पास फुर्सत है। फिर गांव-गांव में क्या क्या बना और कहाँ पदयात्रा हुई और जाने क्या क्या तमाशे हुए, लेकिन किताबें खरीद के बांटें, लाइब्रेरियों को भेजें, पढ़ने वालों तक उसको पहुँचाएँ, इसकी कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई। तो गांधी उनके लिए तब शायद फ़ायदा कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी से नीतीश जी लड़ाई लड़ रहे थे, और ये हर सरकार के लिए ऐसा ही है। गांधी बहुत आसान चीज़ नहीं है और उनको पचाना मुश्किल है। इस डायरी को लिखने के बाद मुझे जो प्रतिक्रिया जहाँ तहाँ से मिली, अपने सीनियर्स से, दोस्तों से, वो मेरे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली हैं। सबसे पहली और बड़ी प्रतिक्रिया तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की मिली, और उन्होंने तो ये हैरानी जाहिर की कि तुमको सचमुच कोई डायरी ऐसी मिल गई क्या, और कि मैंने तो बहुत देर तक पढ़ा, तो मुझे यही मान के मैं पढ़ता रहा कि गांधी पढ़ रहा हूँ। गांधी मार्ग जो पत्रिका है गांधीवादियों की, उसने इस पूरी किताब को सीरियलाइज़ किया, और कुमार प्रशांत जी उसके संपादक हैं, अभी गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उनका मानना के कई जगह एकदम आंखें डबडबा जाती हैं पढ़ने के, तुमने इस तरह से अपने को गांधी के साथ एक कर लिया है कि उनकी भाषा, उनकी समझदारी, उनका सब कुछ पकड़ रहे हो, और बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा। तो वो सीरियलाइज भी हुई, और ये उनकी इस किस्म की प्रतिक्रियाएं जब मिली तो मुझे लगा कि मेरा ये मेहनत सार्थक हुआ। अभी भी ये किताब मेरे हिसाब से, मैं जो सोच रहा था कि ये किताब लोकप्रिय होगी, उसकी एक वजह शायद ये भी है कि प्रकाशक ने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली। प्रकाशक भी प्रभात ने छापा है, प्रभात की भी रुचि आजकल थोड़ी सरकार सपोर्टर किताबों में ज़्यादा है, हालांकि सबसे अच्छे प्रकाशकों में है और सबसे अच्छा व्यवहार उनका है, मैं उन चीज़ों की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किताब की बिक्री जैसी मुझे उम्मीद थी उसकी न हुई, और ये लेखक का अपना अटकल लगाने का है कि क्यों नहीं किताब पढ़ी और
प्रकाशक ने क्यों नहीं पुश किया। मेरी ओर से भी कमियां रहीं कि रिव्यू उसका ढंग से नहीं आया, उसकी चर्चा नहीं आई। अभी मैंने संजोग से हमारे पड़ोस में प्रियदर्शन रहते हैं, हिंदी के लेखक और एनडीटीवी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, मित्र हैं हमारे, मित्र क्या जूनियर छोटे भाई की तरह हैं। तो उनको मैंने एक किताब दी और उन्होंने सचमुच एक दिन में एक किताब को ख़त्म किया और उसी मूड में फेसबुक पे लिखा। और जिस किस्म की प्रतिक्रिया उनको मिली है और जिस किस्म की प्रतिक्रिया मुझे मिली उस फेसबुक रिव्यू पे, उससे मुझे लग रहा है कि मेरी ओर से भी गलतियां हुई हैं। अगर इस किताब की चर्चा ठीक से कराई जाती तो हिंदी पाठकों तक ये किताब पहुंचती। मेरी और किताबें भी हैं जिनकी चर्चा मैंने माइग्रेशन वाली किताब की थी। एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देश भर में जितने हैं उन पे काम किया मैंने। इधर मैं कृपलानी पे काम कर रहा हूँ और कृपलानी पे 3 किताबें पाइपलाइन में हैं। अंदाज़ा है कि वो जल्दी वो भी प्रेस में जाएंगी। प्रेस में गया हुआ है, हमारे एक सीनियर हैं जो हमारे लिए उस्ताद पिता जैसे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। मैं उनके साथ रहा भी काफ़ी समय। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें लिखी हैं और बिना किसी फेलोशिप के, बिना किसी यूनिवर्सिटी के सपोर्ट के, बिना किसी कहीं से किसी किस्म की मदद के बगैर सब अपनी शक्ति से उन्होंने पढ़ाई की और किताबें छपवाई हैं। और किताबों की कमाई भी मेरे ख्याल से उनकी, हम लोग तो उस तुलना में पैसा कुछ ना कुछ प्रकाशक से पा जाते हैं, उनको प्रकाशकों से भी पैसा मेरे हिसाब से बहुत गिनती का ही कम मिला होगा कहीं से, लेकिन आमतौर पे नहीं मिला या बहुत कम मिला। इसके बावजूद उनका काम मेरे ख्याल से सोशल साइंस में आज देश में जिंदा किसी का ऐसा काम नहीं है। तो मैंने उनका कलेक्टेड वर्क तैयार किया है। काफ़ी चीज़ें ढूंढने में मुश्किल हुई, लेकिन 1-1.5 साल समय लगा। वो भी अब तैयार है और वो भी राजकमल से आने वाला है। वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ भी अभी कोविड के चलते उलझा, नहीं तो उस पर भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ रहता, लेकिन वो किताबें भी आने वाली हैं। तो अभी मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कभी कभी टीवी चैनलों के लिए जाता आता हूँ, पत्रकारिता पढ़ा रहा हूँ, जामिया में भी पढ़ाता था, इधर नहीं पढ़ाने जाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और मुख्य रूप से किताबों का काम कर रहा हूँ, अनुवाद का काम कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये काम पहले से ज़्यादा मेरे लिए संतुष्टि वाला है, क्योंकि कई चीज़ें मन की अब कर पा रहा हूँ जो बहुत दिन से मन में थी। क्यों नहीं कर रहा था, एक तो उधर फुर्सत नहीं होती है, जब बहुत रेगुलर आप अखबारों में काम करें, चैनल में काम करें तो बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती। आज ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कल कुछ और देखना होता है, तो एक वो मुश्किल आती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पत्रकारिता की हालत बदली है, उसमें अगर आपकी ज़्यादा किताबें हैं और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इस तरह से है, तो आप एक बेमतलब ईर्ष्या का, या वो एक तरह से आपके लिए डिमेरिट गिना जा रहे, आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इस पोस्ट के लिए इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। तो अब इन चिंताओं से मुक्ति हो गई है उम्र और काम का इतना समय बीतने पे। तो अब लगता है कि जो मन में प्रोजेक्ट हैं पहले वो पूरे कर लें। पत्रकारिता के जो भी असाइनमेंट आएंगे या आ रहे हैं वो करते हुए मैं इनको कर सकता हूँ, ये भरोसा है। काम ज़्यादा बढ़ेगा तो देखा जाएगा फिर कैसे करेंगे। अभी जब तक स्वस्थ हैं तब तक ये सब काम करने हैं। मैं इतनी ही बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ और कोई सवाल मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी दोस्त का सवाल हो जिस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इतनी ही कहानी मेरी है, मेरी इस किताब की है और हिंदी पत्रकारिता की है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हिंदी पत्रकारिता की चर्चा। जो बदलाव इन 35-40 सालों में हुए हैं बहुत तेज़ी से हुए हैं और होते ही जा रहे हैं, आगे की रफ्तार शायद इससे भी ज़्यादा होगी। तो जो फ़ायदे हो रहे हैं इनकी वजह से, उसमें कई ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं जो ये फ़ायदा उतना होने नहीं दे रही हैं। किताब का नाम पूछा है किसी दोस्त ने, किताब का नाम है मिस्टर M.K. गांधी की चंपारण डायरी। ये किताब प्रभात प्रकाशन से आई है। वो जो फ़ायदे हैं मीडिया के बदलाव के, उनको इसकी उन टेंडेंसीज से बचाया जाए अगर
बहुत कैरियरिज्म से बचाया जाए, बहुत पॉलिटिकल और पूंजी के दखल से बचाया जाए, बहुत टेक्नोलॉजी का ऊपर होना बचाया जाए, तो शायद पत्रकारिता और इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन इस किस्म की मुश्किलें और चुनौतियां आती रहती हैं और आती रहेंगी। इन्हीं से निकलना है और रोज़ बदलावों को रिपोर्ट करना, जानना, समझना, उनको रिपोर्ट करना और फिर उसके अनुसार अपने को ढालना भी एक काम है। इतनी कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।